जय हिंद। मैं प्रणव कुमार जीएस क्लासेस किशनगंज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य की सहायता से मगध पर अपना अधिकार प्राप्त किया एवं नंद वंश के धनानंद को हराकर मगध की सत्ता अपने हाथों में की। इससे पहले हमको सिकंदर के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा, तब हम चंद्रगुप्त के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। देखिए, आचार्य चाणक्य तक्षशिला में शिक्षक के रूप में थे। उसी समय भारत के पश्चिमी सीमा पर सिकंदर महान अपने सैनिकों के साथ आ धमका था। सिकंदर महान यूनान का रहने वाला था। वो एक यवन था और फारस को जीतते हुए भारत की पश्चिमी सीमा पर था। उस समय भारत टुकड़ों में बटा हुआ था। भारत में 16 महाजनपद थे और सभी आपस में लड़ाई करते थे और आपस में टूटे हुए थे, छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, लेकिन आचार्य चाणक्य राष्ट्रवाद की भावना लिए कि सिकंदर महान हमारे देश में नहीं आए, हमारे देश की संस्कृति को वो खत्म नहीं करे। इसी दृष्टिकोण से वो जाते हैं आपको मगध के धनानंद के पास। उसमें मगध सबसे शक्तिशाली जनपद था, लेकिन धनानंद ने आचार्य चाणक्य की बात नहीं मानी और उसे तिरस्कृत करके वहाँ से भगा दिया। आचार्य चाणक्य अपमानित होकर के वहाँ से निकल रहे थे। ये कहा जाता है कि इसी क्रम में वो एक ऐसे व्यक्ति की खोज कर रहे थे जो सिकंदर को हरा सके और मगध के राजा धनानंद को भी हरा करके उनका बदला ले सके। तो इसी क्रम में उनको चंद्रगुप्त से भेंट होती है और वो चंद्रगुप्त को खरीदते हैं। ऐसा कहा गया है कि किसी व्यापारी से खरीदते हैं और कहीं कहा गया है कि वो उनकी माँ से उसको लेते हैं कि ये बेटा मुझे दे दो, मैं उसको राजा बनाऊंगा। ये बात कहा जाता है। वो चंद्रगुप्त को वहाँ से लेते हैं और तक्षशिला में चंद्रगुप्त की शिक्षा दीक्षा होती है। उसे सैनिक शिक्षा दी जाती है, राजनीतिक शिक्षा दी जाती है, सामाजिक शिक्षा दी जाती है। इसी क्रम में 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के किनारे सिकंदर और राजा पोरस का युद्ध होता है। राजा पोरस पंजाब के राजा थे, उसमें पंजाब क्षेत्र के। राजा पोरस की हार होती है। सिकंदर फिर बाद में आपको राजा पोरस को छोड़ देते हैं और गांधार के ऊपर का जितना हिस्सा था वो सभी हिस्सा पे आपको जो है सिकंदर का कब्जा हो जाता है। सिकंदर का सेनापति वहाँ पे रहता है अपना अधिकार जमाए हुए। अब मगध में जो था, मगध में आपको धनानंद इतना अत्याचारी राजा था कि प्रजा में भी पूरा उसके प्रति रोष उत्पन्न था। आचार्य चाणक्य बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने इस रोष का फायदा उठाया। जो गरीब तबके थे, जो जैसे आदिवासी हो गया और जो वंचित समाज के लोग थे, उन्हीं लोगों में से सेना को इकट्ठा किया। उन्हीं लोगों में से व्यक्ति को पकड़े और अपनी सेना बनाए। धीरे धीरे एक विशाल सेना बना लिए। ये देख लीजिए कि उनके आचार्य चाणक्य में जो था आपको विश्वकन्या और गणिका दोनों मिलता है। गणिका जो है आपको वैश्या का प्रमुख को कहा जाता है। यह स्पष्टता समझ लिए, वैश्या को ही गणिका उस समय कहा जाता था। तो इन्हीं सभी से क्या हुआ, एक सेना बनाए और जो पंजाब का जो क्षेत्र है वही चंद्रगुप्त मौर्य की आपको कर्म भूमि बनी। छोटे छोटे राजा जो आपस में बटे हुए थे उनके बीच में भी ये लोग जो है आपस में मेल मिलाप करवाए और वहाँ से एक विशाल सेना बना करके मगध पे गए और मगध पे जाकर के वहाँ के जो राजा जो धनानंद थे उसको हरा करके आपको मगध पे अधिकार कर लिए। इस समय आपको चंद्रगुप्त मौर्य की जो आयु जी थी महज 25 वर्ष की थी। अब चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, आचार्य चाणक्य के संरक्षण में आपको उसमें 16 जनपद का जो आप देखिएगा तो 16 जनपद में आपको सबसे अंतिम जनपद जो है आपको महाराष्ट्र में है और बाकी 16 जनपद इस क्षेत्र से लेकर के मतलब मगध से लेकर के आपको गांधार तक फैला हुआ था और उसमें सबसे शक्तिशाली मगध जनपद था। मगध जनपद पे उसका अधिकार हो गया। अब वो अन्य जनपद की ओर रुख करते हैं और चाहे वो संधि के माध्यम से चाहे युद्ध के माध्यम से अन्य सभी जनपद को अपने केंद्र में करते हैं और अपनी शक्ति को बढ़ा लेते हैं। लेकिन गांधार का आसपास का जो हिस्सा जो था जो आपको सिकंदर के अधीन था, अब वो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस के अधीन रहता है और 305 ईसा पूर्व में एक युद्ध होता है सेल्यूकस के साथ। सेल्यूकस के साथ 305 ईसा पूर्व में युद्ध होता है बीसी में, जिसमें सेल्यूकस हार जाता है और युद्ध के फलस्वरूप सेल्यूकस अपनी बेटी का शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कराते हैं। साथ ही काबुल, गंधार, हेरात, बलूचिस्तान
भी दहेज स्वरूप में आपको चंद्रगुप्त मौर्य को देते हैं, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य की शक्ति और अधिक बढ़ जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य की शक्ति और अधिक बढ़ गई। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने आपको ईरान का पूर्वी भाग में और कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सेंट्रल एशिया का जो क्षेत्र है, इस सभी को क्षेत्र को जीत करके अपने साम्राज्य को बड़ा साम्राज्य बना लिया। लेकिन इसमें भारत का जो हिस्सा जो है, आपको जो कलिंग का हिस्सा, जो आपको उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है और तमिल वाला जो हिस्सा है, केरल वाला का और तमिलनाडु का आसपास का जो क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों पे आपको इसका अधिकार नहीं था चंद्रगुप्त मौर्य का। और ये हिस्सा जो है अभी आपको चोल, चेर, पांडे और उड़ीसा में आपको कलिंग के राजा का अधीन था। लेकिन बाकी जो ये आप लाल रंग वाला जो देख रहे हैं ना, ये सभी क्षेत्र पे आपको, खासकर पर्वतीय क्षेत्र सब पर भी आपको किसका अधिकार हो गया था? चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो गया था। और इसी युद्ध में आपको चंद्रगुप्त मौर्य को जो उपाधि दिया गया था, जो इंडिका में भी आपको लिखा हुआ मेगास्थनीज का इंडिका पुस्तिका में सेंड्रोकोटस का उपाधि दिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य को। ये याद कर लीजिएगा, सेंड्रोकोटस की उपाधि चंद्रगुप्त मौर्य को दी गई थी यूनानियों के द्वारा। अब सेल्यूकस क्या करता है? अपना बेटी का भी शादी कराया, काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान भी दे दिया, साथ में आपको मेगास्थनीज जो राजदूत जो थे उनको भी दे दिया, जो वहाँ पे आपके पाटलिपुत्र में रहे। अब देख लीजिए, इतना बड़ा शासन क्षेत्र है, उसको तो पाटलिपुत्रा से नहीं चला सकता है। पाटलिपुत्रा तो सेंट्रल राजधानी था, उसको चलाने के लिए इसको तो प्रांतों में बांटना पड़ेगा। तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको 4 प्रांतों में बांटा। ये वाला प्रांत जो है हिंदुकुश के आसपास का जो प्रांत था, वो तक्षशिला से आपको चलता था। तक्षशिला के बाद तक्षशिला और ये इधर जो आपको बंगाल वाला जो देखिएगा, उधर आपको तौसली हो गया, तौसली क्षेत्र था वो। और ये आपको कर्नाटक वाला जो हिस्सा था, कर्नाटक का ऊपरी हिस्सा जो मैसूर वाला जो राज था, इधर आपको स्वर्णगिरी हो गया। और ये आपको बीच में मध्य प्रदेश, जिसको मालवा का पठार पहले कहा जाता था, यहीं पे था आपको अवंती। अवंती मतलब उज्जैन। तो ये 4 क्षेत्र हो गया आपको, हो गया तक्षशिला, तौसली, अवंती और स्वर्णगिरी। 4 प्रांतों में बांट दिया। और इस 4 प्रांतों पे जो राजा नियुक्त किए गए थे उनको आर्यपुत्र कहा जाता था। और इन आर्यपुत्रों की सहायता के लिए ही मंत्री परिषद होता था, जिसमें 18 मंत्री होते थे। और इसका हेड जो होता था, उस हेड को ही अमात्य बोला जाता था। आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल में देखते होंगे हमेशा अमात्य राक्षस, तो यही अमात्य होता था। तो इसका मतलब अगर पद पे जाइएगा, वर्चस्व के आधार पर जाइएगा, तो राजा के बाद अमात्य का बहुत ज़्यादा वर्चस्व था। ये हो गया किस आधार से उसने अपने राज्य को 4 भागों में बांटा। अब सबसे बड़ा चीज़ जो है, आपको 4 भागों में तो बांट दिया, लेकिन सेना भी होना चाहिए। देखिए, उस समय चंद्रगुप्त की जो सेना थी ना, पूरे विश्व में सबसे बड़ी सेना थी। और 6 लाख आपको लगभग सैनिक था उनमें। और 6 लाख सैनिक जो था आपको, उसमें आपको अश्व सेना भी था, गज सेना था जो हाथी पे चलता है हथियार हथियार लेकर के, रथ सैनिक भी था, पैदल सैनिक था, और लास्ट में था आपको नौसैनिक। आप देख लीजिए, आप अगर गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, इधर पश्चिम बंगाल हो गया, तो इस सब के लिए नौसैनिक रहेगा, ताकि बाहरी अगर आक्रमण अगर समुद्र के रास्ते करे तो उसको भी रोका जा सके। तो नौसैनिक था। और इन सैनिकों को चलाने के लिए 6 समिति बनाया गया था। 6 समिति की देख में ही सैनिक जो था उसका संचालन होता था। तो ये था इसका सैनिक शक्ति के बारे में और राजनीतिक शक्ति के बारे में। तो हम बता दिए कि ईरान, कश्मीर, आपको उधर बंगाल और इधर मैसूर, ये सब क्षेत्र में, इधर आपका ये कर्नाटक का मैसूर, सब इसी के अंडर में था। तो बहुत बड़ा शक्ति था, बहुत बड़ा साम्राज्य इसने स्थापित कर लिया था। अब आते हैं आर्थिक जीवन के बारे में। जब हम आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो हमको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, मेगास्थनीज के बारे में, जो राजदूत थे। तो मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा था, जिस पुस्तक का नाम था इंडिका। और इस पुस्तक में आपको पाटलिपुत्र के प्रशासन का अध्ययन था। इसको नोट कर लीजिएगा। मेगास्थनीज की लिखित पुस्तिका इंडिका में किसका वर्णन था? पाटलिपुत्रा के प्रशासन का। किसका था? पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन था। और मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। ये भी क्वेश्चन आता है, भारतीय समाज को
7 वर्गों में बांटा था। मेगास्थनीज के टाइम में ये बताया गया था कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, भारत में दास प्रथा नहीं थी और किसानों की स्थिति बहुत अच्छी थी। मतलब बहुत अच्छी तब रहेगी जब उनसे टैक्स कम लिया जाएगा, इसलिए टैक्स जो था उपज का 1/6 था। इसी को वैदिक टैक्स भी बोलते हैं, 1/6 भाग उपज का ये टैक्स सिस्टम था वहाँ का। तो और आपको किसान जो थे बुद्धिजीवी के बाद दूसरे नंबर पे आते थे। इनका उन्नति इस प्रकार से था कि वो आपको दूसरे नंबर पे आते थे। तो ये हो गया आपको, इससे ये सभी जीके में आता है, जीके क्वेश्चन में से आता है। ये टैक्स कर कितना था, ये कितना था, किसानों की स्थिति कैसी थी, दास प्रथा था या नहीं था। अब हम आते हैं, आपको ये सामाजिक जीवन भी आपको बता दिए कि दास प्रथा नहीं थी और आर्थिक जीवन भी आपको बता दिए। अब हम आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम जीवन के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम जीवन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक भद्रबाहु थे, भद्रबाहु आपको जैन मुनि थे और ये जैन में 2 पंथ होता है, दिगंबर और श्वेतांबर, और ये दिगंबर पंथ के मानने वाले थे। इन्हीं के संपर्क में चंद्रगुप्त मौर्य आए और श्रवणबेलगोला गए। ये श्रवणबेलगोला आपको कर्नाटक में है और वहीं पे आपको चंद्रगिरी की पहाड़ी पर रहे, चंद्रगिरी की पहाड़ी पर रहे। और वहीं पर आपको एक जैन में एक उपास होता है जिसको फास्टिंग बोला जाता है, जिस उपास में रह के आदमी मोक्ष को प्राप्त करता है, उसको कहते हैं संथारा या सलेखन। संथारा नोट कर लीजिएगा, संथारा ऐसी का नाम है, या सलेखन उपवास। और ये सलेखन उपवास के माध्यम करके वो अपना प्राण त्याग दिए थे। कब त्यागे थे? 297 BC में। तो 24 साल राज किए। और जब वो आपको जैन मुनि हुए थे ना चंद्रगुप्त मौर्य, तब तक वो समझिए राजा ही थे डायरेक्ट वे में। लेकिन वो जब यहाँ पे आए तो अपना बेटा को जो है राजगद्दी सौंप के चला गए थे। लेकिन उस समय वो समझिए इनडायरेक्ट वे में उन्हीं का आपको शासन था। एक चीज़ और देख लीजिए, जब हम सैनिक शासन का बात करेंगे ना, तो इनके राज्य में आपको गुप्तचर प्रणाली जो था बहुत ढंग से विकसित था। मतलब गुप्तचर सैनिक बहुत ज़बरदस्त था और इस गुप्तचर सैनिक को गूढ़ सैनिक भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गूढ़ सैनिक। ये क्वेश्चन आता है, गुप्तचर सैनिक को क्या सैनिक कहा जाता था? तो गुप्तचर सैनिक को गूढ़ सैनिक कहा जाता था। ये हो गया क्लियर। अब हम और ये अब जो बोले ना, जब श्रवणबेलगोला चले गए थे तो अपना बेटा बिंदुसार को दे दिए थे। नाम याद रहेगा, बिंदु, माथा पे बिंदु, तो बिंदुसार। और बिंबिसार एक दूसरा होता है और बिंदुसार दूसरा है। तो बिंदुसार को क्या कर दिए थे? ये अपना गद्दी छोड़ के चला गए थे। लेकिन शासन किनका था? इन्हीं का था। अब हम आ रहे हैं, अब देखिए, ये आपको गुजरात पे जब जाते हैं, आक्रमण करते हैं, तो गुजरात का ये क्षेत्र के पास में आपको जूनागढ़ है गुजरात का। और इसी जूनागढ़ को पाकिस्तानवा चोट्टा जो है लेना चाहता था। वहाँ का जो राजा था सोचता था कि हम पाकिस्तान में मिल जाएंगे, और इसको पता नहीं था कि सरदार पटेल इसका जो है चूल उखाड़ लेगा। और चूल उखाड़ भी लिया और भात में मिला लिए इसको सरदार पटेल जी। नहीं तो इस साल चाहता था कि पाकिस्तान में मिल जाए जूनागढ़ रजवाड़ा, जूनागढ़ रजवाड़ा जो था। अब जूनागढ़ के पास में ही आपको एक इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने झील बनाया था। उस झील का नाम था सुदर्शन झील। ये नोट कर लीजिएगा, सुदर्शन झील ने किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। और कभी कभी ये क्वेश्चन देता है, चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसका किस राज्यपाल ने बनाया था? तो उस समय ये जो गुजरात जो है ये सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से? और इधर भी, इधर आपको इस सेट में जाइएगा, जब नीचे आइएगा तो आपको गिरनार की पहाड़ी है। किसका है? गिरनार की पहाड़ी, गिरनार की पहाड़ी। और यहीं पे एक अभिलेख भी, गिरनार अभिलेख। ये गिरनार अभिलेख किससे संबंधित है? गिरनार अभिलेख आपको चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। और जो राज्यपाल जो था उस राज्यपाल का नाम था आपको पुष्यगुप्त। याद कर लीजिएगा, क्या नाम था? पुष्यगुप्त। यही पुष्यगुप्त क्या बनाया था? सुदर्शन झील को बनाया था पुष्यगुप्त। बाद में इस पुष्यगुप्त जो झील जो बनाया था सुदर्शन झील, इसका मरम्मत का काम किया था, आपको बात हुआ था, मरम्मत हुआ था। और उसी में आपको रुद्रदामन जो एक का जो अभिलेख जो था, जिसको जूनागढ़ अभिलेख बोला जाता है, ये क्वेश्चन भी आता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में किस मौर्य राजाओं की चर्चा है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का भी चर्चा है और आपको चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक का भी चर्चा है। क्लियर हो गया? ये हो गया आपको चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड
क्वेश्चन। अब एक चीज़ और देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आपको मुद्रा, चंद्रगुप्त मौर्य किस मूल का था ये आपको बता रहे हैं, उसका वंश क्या था, किस जाति से था। तो मुद्रा राक्षस के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम है, विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है, विशाख दत्त के द्वारा, उसका नाम है मुद्रा राक्षस, और ये संस्कृत का नाटक है। और उसमें आपको चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। क्या कहा गया है? वृषल कहा गया है। विशाख दत्त के द्वारा जो लिखा गया है मुद्रा राक्षस, उसमें क्या कहा गया है? वृषल कहा गया, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। और वृषल का अर्थ क्या होता है? शूद्र होता है। क्या होता है? शूद्र। कहीं शूद्र बताया गया है और कहीं सर्वश्रेष्ठ राजा बताया गया है। सर्वश्रेष्ठ राजा और कहीं शूद्र बताया गया है। दोनों में कंट्रावर्सी है, जो भी रहेगा आपको शूद्र रहेगा, सर्वश्रेष्ठ राजा रहेगा, दोनों में से कोई भी रहे तो आप वहाँ पे दे दीजिएगा तो आपका सही हो जाएगा। तो ये था आपको चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। अब इसमें एक अर्थशास्त्र भी आता है। अर्थशास्त्र किसने लिखा था आपको? चाणक्य जी ने लिखा था, कौटिल्य ने लिखा था या विष्णुगुप्त ने लिखा था। और उस आप में क्या है, जैसे कि इंडिका में क्या आपको पाटलिपुत्रा का प्रशासन के बारे में लिखा गया है। तो अर्थशास्त्र में क्या लिखा गया? अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त का टोटल राजनीतिक जीवन, राजनीति किस तरह से चलाएगा, और ये आर्थिक तार्थिक सब चीज मिला करके उसमें लिखा हुआ है। लेकिन बेसिकली उसको जो है आपको राजनीति जीवन से ही समझा जाता है, मतलब राजपाट किस तरह से चलाना है, राज्यपाट के ना सब चीज़ आएगा। तो इसलिए अर्थशास्त्र जो है मुख्यतः राजनीतिक विषय पर आधारित है। राज्य चलाने का तंत्र है, राज्य चलाने का पुस्तक है, राज्य किस तरह से चलाया जाए उसमें सभी चीज़ का वर्णन है। इसलिए राजनीति का अध्ययन कर दीजिएगा तो सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब एक चीज़ और है आपको कि कौटिल्य का जो राज्य था उसमें सप्तांग के आधार पर, जैसे कि आप आधार पर प्रचलित राज्य चलता था। सप्तांग क्या है आपको बता देते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है। इस कौटिल्य के राज्य के संदर्भ में सप्तांग क्या है, चंद्रगुप्त के राज्य के संदर्भ में। तो उसके आधार पर जो है मौर्य प्रशासन गृह नीति, विदेश नीति, ये सभी नीति जो है आपको संचालित करती थी। सप्तांग के आधार पर क्या करता था? गृह नीति, विदेश नीति और मौर्य साम्राज्य का प्रशासन, यही सब चीज़ संचालित होता था। एक चीज़ और बता देते हैं, मौर्य साम्राज्य में जो सिक्का चलता था उस सिक्का को क्या कहा जाता था? पन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पन। और ये सिक्का किसका बना होता था? सिल्वर का बना होता था। और ये पन का जो है कोई शेप नहीं होता था, ये आपको आयताकार भी हो सकता था, ट्रेपेजियम भी टाइप का हो सकता था, वर्गाकार भी हो सकता था। इसलिए ये इरेगुलर शेप का था। तो ये हो गया आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। अब देखिए उसमें आपको महिला की स्थिति अच्छी होगी क्योंकि गणिका का स्थान प्रमुख था। गणिका का जब और एक चीज़, राजा को जब राजा खाएगा कब? जब राजा को कोई कर्मचारी खाएगा, क्योंकि राजा को जहर नहीं मिला दे। इसलिए राजा का अंगरक्षक बहुत ज़बरदस्त होता था मौर्य काल में, क्योंकि वो आचार्य चाणक्य के अंदर में सभी था। तो आचार्य चाणक्य अपने महान विद्वान थे। इस प्रकार हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य किस प्रकार भारत के सर्वश्रेष्ठ राजा हुए और भारत को अखंड भारत बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिए। जय हिंद, जय भारत।